नमस्कार दोस्तों, युक्ति आईएएस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में। और जो मॉडर्न हिस्ट्री का जो सेशन हम लोग ने स्टार्ट किया था, इसके पहले मैंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में पूरा डिटेल आपको बता दिया था। और मैंने कहा था कि हम लोग सिर्फ जो भी यूपीएससी के क्वेश्चंस आते हैं या स्टेट पीसीएस के जो भी क्वेश्चंस मैक्सिमम आते हैं 1885 से लेकर 1947 तक का जो भी दौर है, इस पूरे के पूरे डिटेल को हम एक एक सेगमेंट में हम पढ़ेंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं उसी सेगमेंट को हम आगे बढ़ाते हुए। आज हम स्टार्ट करेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बाद के सेशन को। आशा करता हूं कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा, क्योंकि बड़ा अच्छा रिस्पांस आ रहा है आप लोग का, आप लोग की तरफ से। और मैंने ये भी कहा था कि ये मेंस ओरिएंटेड बैच नहीं है, ये प्रीलिम्स ओरिएंटेड बैच है। जो भी फैक्चुअल डेटा आपको दिए जा रहे हैं, ज़्यादा डीप एनालिसिस करने की ज़रूरत नहीं है। जो दिया जा रहा है उसको पढ़िए, आप लोग बार बार उसको पढ़िए और रिकॉल भी कीजिए आप लोग, क्योंकि जो भी डेटा मैं दे रहा हूँ, जो मैं बता रहा हूँ, किसी न किसी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। और ऐसे जिस तरह का ट्रेंड है उसी तरीके के ट्रेंड को हम लोग फॉलो करना है। ठीक है, मैंने इसीलिए आप लोग से कहा था कि 1885 से लेकर 1947 का ही बीच का ही सारा दौर, सब गांधी जी की एंट्री से लेकर जो भी चलता है, कल मैंने पूरा डिटेल आपको बताया भी था। तो जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं, 70% तक क्वेश्चन यहीं से आते हैं 1885 से लेकर 1947 तक का। तो उसी बीच के दौर के हम स्टार्ट कर रहे हैं। और एक एक कैरेक्टर को बड़े ध्यान से पढ़िएगा, वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। चाहे वो तैयारी आप करते हो चाहे तैयारी नहीं करते हो, लेकिन फिर भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं आज कांग्रेस को बारे में। जो हमने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बताया था 1885 होम, ठीक है, पूरा डिटेल आपको बताया था। जिन लोगों ने नहीं देखा है अभी तक वीडियो को, वो हमारे पीछे जाके वीडियो को देख सकते हैं। उसमें आप पढ़ा होगा वीडियो, प्रीवियस ईयर का जो भी वीडियो वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम कांग्रेस के बारे में बात करते हैं। यार, कांग्रेस को मुख्यतः 3 चरणों में बांटकर देखा जा सकता है। प्रथम चरण 1885 से लेकर 1905, द्वितीय चरण 1905 से 1919 और तृतीय चरण 1919 से 1947। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं उदारवादी नेतृत्व। 1885 से लेकर 1905 का जो दौर था, उदारवादियों का दौर था। उदारवादियों का दौर मतलब उदारवादी नेतृत्व ही करते थे। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं। प्रारंभिक राष्ट्रवादी जो थे उदारवादी कहलाए, क्योंकि वे संवैधानिक सुधारों के माध्यम से स्वशासन की प्राप्ति का लक्ष्य मानते थे। यह नेतृत्व अंग्रेजों की न्यायप्रियता पर विश्वास करता था और पश्चिमी लोकतंत्र के प्रारूप को आदर्श मानता था। इम्पॉर्टेंट है ये लाइन इम्पॉर्टेंट है, और उस लाइन में बड़ा क्रक्स है। इसलिए कि जितने भी लोग थे उदारवादी लोग, जब आदमी बहुत पढ़ लिख लेता है तो संविधान की बात करता है, वो अपने अधिकारों की बात मांग करता है और संवैधानिक तरीके से मांग करता है। तो ये लोग भी वही काम कर रहे थे स्टार्टिंग में, क्योंकि सब लोग बाहर से पढ़ के आए थे, उनको वहाँ का डिटेल पूरा पता था कि फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, अपने अधिकार क्या होने चाहिए। अंग्रेज़ों को उनको अपना हितैषी समझते थे। स्टार्टिंग में उनको लगता था कि अंग्रेज़ हमारा आधुनिकीकरण करेंगे, अंग्रेज़ हमको स्वशासन देंगे, मतलब स्वशासन इन द सेंस हमें अपने जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो अंग्रेज़ों द्वारा हमको दिया जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। चलिए उसके बारे में हम आगे डिस्कशन करेंगे। जो लिखा हुआ है पहले उसको पढ़ लेते हैं। यह नेतृत्व अंग्रेजों की न्यायप्रियता पर विश्वास करता था और पश्चिमी लोकतंत्र के प्रारूप को आदर्श मानता था। पश्चिमी शिक्षा से प्रभावित यह नेतृत्व भारत के आधुनिकीकरण व विकास हेतु ब्रिटिश शासन की उपस्थिति को अनिवार्य मानता था। जैसे मैंने आप लोगों को बताया भी है, ये मॉडर्नाइजेशन के लिए, डेवलपमेंट के लिए ये ब्रिटिश शासन की जो उपस्थिति थी उसको ये अनिवार्य मानते थे। जब दादा भाई नौरोजी जैसे राष्ट्रवादी ने महसूस किया कि ब्रिटिश उपनिवेशवाद होने के बावजूद भारत में लोकतांत्रिक मूल्य, मौलिक अधिकार आदि उपलब्ध नहीं कराए गए, तो इसी संदर्भ में नौरोजी ने इसे अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, भारत में गैर ब्रिटिश शासन कहा। दादा भाई नौरोजी के बारे में मैंने पूरा डिटेल आप लोग को बता दिया था कि दादा भाई नौरोजी वो शख्स थे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष बने थे। 1886 कलकत्ता, 1893 लाहौर और 1906 फिर कलकत्ता में। ठीक है,
तो दादा भाई नौरोजी बहुत बड़े कैरेक्टर रोल करते हैं, इनके बारे में और भी आगे डिटेल में बताऊंगा आपको, ठीक है। फिलहाल अभी यही जानिए कि दादा भाई नौरोजी के बारे में कल मैंने बताया था कि एक उन्होंने बताया भी था कि जो गाँव की समृद्धि थी, भारत के गाँव की जो समृद्धि थी वो अंग्रेज़ों ने कैसे नष्ट किया और 20 रुपया प्रति व्यक्ति आय तक लाके हमको कर दिया था। पूरा डिटेल आपको पढ़ाया था मैंने। उस समय प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये कर दिया गया था। कितना दोहन किया गया था हमारे भारत के गाँवों को। उदारवादियों ने अपनी प्रारंभिक मांगों में राजनैतिक, प्रशासनिक व आर्थिक मांगें तो बड़ी गहनता से तैयार की, किंतु प्रारंभ में सामाजिक मुद्दों को शामिल नहीं किया, क्योंकि इससे वर्ग संघर्ष को पैदा हो सकता था। आपको पता ही है कि जहाँ भी सामाजिक मुद्दों को शामिल इन्होंने नहीं किया और सिर्फ ये 3 ही मांग को लेकर चल रहे थे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आप लोग ध्यान से पढ़िएगा कि उदारवादियों ने अपनी प्रारंभिक मांगों में सिर्फ राजनीतिक, प्रशासनिक व आर्थिक मांगों को ही मांगा था। इन्होंने सामाजिक मुद्दों को शामिल नहीं किया, क्योंकि वे वर्ग संघर्ष पैदा हो सकता था, जो राष्ट्रीय आंदोलन के लिए उचित नहीं होता। इसीलिए बाद में कांग्रेस की सहयोगी शाखा के रूप में एमजी रनाडे जी ने नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस, राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन की स्थापना किया। आपको पता है कि एमजी रनाडे एमजी रनाडे साहब जो थे वो गोपाल कृष्ण गोखले जी के गुरु थे और गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के गुरु थे, ठीक है। तो ये जो लाइन जो आपको डेटा बता रहा हूँ कि एमजी रनाडे के शिष्य थे गोपाल कृष्ण गोखले और गोपाल कृष्ण गोखले के शिष्य थे महात्मा गांधी, ठीक है, जो उन्हें अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। इम्पोर्टेंट है, देख लीजिएगा आप लोग। उदारवादियों की राजनीतिक उपलब्धि पर भले ही प्रश्न उठाया जाए, किंतु उनकी आर्थिक मंशा किसी क्रांति से कम नहीं थी। दादा भाई नौरोजी व रमेश चंद्र दत्त जैसे राष्ट्रवादियों ने अपने लेखों और भाषणों से उन्होंने यह जता दिया कि भारत की भूखमरी, गरीबी, अकाल के लिए अंग्रेजों की आर्थिक नीतियां ही जिम्मेदार हैं, जिससे भारत में आर्थिक राष्ट्रवाद की उत्पत्ति हुई। इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और इसके बारे में पूरा डिटेल बता भी दिया था मैंने आप लोगों को कि कैसे 20 रुपये प्रति व्यक्ति आय आ गया था, ठीक है। 1892 ईस्वी के अधिनियम से भारत में पहली बार चुनाव प्रणाली अप्रत्यक्ष रूप से आरंभ हुआ और भारतीयों को विधान परिषदों में शामिल होने का अवसर मिला, जो स्वशासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जाता है। ये अक्सर पेपर में पूछा जा चुका है कि किस एक्ट से किया गया था, तो 1892 के एक्ट से अप्रत्यक्ष रूप से पहली बार चुनाव प्रणाली आरंभ हुआ था, ठीक है, जिसमें भारतीयों को विधान परिषदों में शामिल होने का अवसर मिला था। उग्रवादियों ने इनकी कड़ी आलोचना की और कहा कि यह कुछ भी महत्वपूर्ण पाने में असफल रहे। बाल गंगाधर तिलक ने तो इनकी प्रणाली को ये वृक्षों ने भिक्षों के समान बताया, भिक्षों के समान बताया और कहा कि वर्ष में केवल 3 दिन के सम्मेलन अर्थात 3 दिवसीय तमाशा से कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान से आप लोग पढ़िएगा कि उदारवादियों ने जो अपना मांग रखा था, जो पूरा डिटेल जो मैंने आपको बताया कि राजनीतिक, प्रशासनिक, आर्थिक मांगे रखी थी, सामाजिक मुद्दों को नहीं रखा था उन्होंने, और वो संवैधानिक सुधारों के माध्यम से स्वशासन की प्राप्ति का लक्ष्य मानते थे। तो सारे जब लक्ष्य मानते थे तो उग्रवादियों ने इस पर इसकी कड़ी आलोचना की और कहा कि यह भी कुछ महत्वपूर्ण पाने में असफल रहे। और बाल गंगाधर तिलक, जैसे कि लाल बाल पाल, आप लोगों ने नाम सुना होगा, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, ये उग्रवादियों की त्रिमूर्ति कहा गया है। कई बार पेपर में पूछा जा चुका है कि उग्रवादियों की त्रिमूर्ति किसे कहा जाता है, लाल बाल पाल। तो लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक ने इनकी प्रणाली को वृक्षों के समान बताया और कहा कि वर्ष में केवल 3 दिन के सम्मेलन से कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है, ठीक है। लाला लाजपत राय सिर्फ एक बार, इन तीनों में लाल बाल पाल में सिर्फ लाला लाजपत राय एक बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक बार अध्यक्ष बने थे 1920 में, ठीक है। तो ये भी डेटा आप लोग याद रखिएगा, आगे मैं बताऊंगा भी इसको। अब हम बात करते हैं दादा भाई नौरोजी। इसके पहले भी इनके बारे में मैंने आपको बता दिया है। द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, भारत के वयोवृद्ध पितामह तथा ग्रैंड स्टोन ऑफ इंडिया भी कहा गया।
ये खूबसूरत सा फोटो है, आप लोग देख लीजिए। प्रथम भारतीय जो ब्रिटिश संसद के सदस्य बने, 3 बार कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले प्रथम व्यक्ति। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि 1886 कलकत्ता, 1893 लाहौर और 1906 फिर कलकत्ता। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष बने। यूपीएससी में भी क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं, स्टेट पीछे से तो करीब भर बार है इसमें। 1906 ईस्वी के कलकत्ता अधिवेशन में जब उदारवादियों और उग्रवादियों के बीच अध्यक्ष पद को लेकर, यानी उदारवादी वर्सेस उग्रवादियों के बीच में जब अध्यक्ष पद को लेकर मतभेद अत्यधिक बढ़ गया था, तो नौरोजी को अध्यक्ष बनाकर समझौता हुआ। इसीलिए कुछ विद्वान उन्हें, मतलब नौरोजी जी को, मिस्टर नैरो मार्जिन भी कहते हैं। तो ये भी ध्यान से देख लीजिएगा कि नैरो मार्जिन किसे कहते थे। मैडम भीकाजी गामा व मोहम्मद अली जिन्ना, उस समय तक तो राष्ट्रवादी थे जिन्ना साहब, ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत इनके निजी सचिव के रूप में किया। वेरी इंपॉर्टेंट है कि जिन्ना साहब ने और मैडम भीकाजी गामा जी ने, इन्होंने अपना राजनीतिक जीवन की शुरुआत इनके निजी सचिव के रूप में किया। ठीक है, तो ये दादा भाई नौरोजी के बारे में जो मैंने बताया, इसके पहले भी मैंने बताया था दादा भाई नौरोजी के बारे में। आप लोग जाके वीडियो देखेंगे प्रीवियस वीडियो, तो सारा कॉन्सेप्ट आप लोग का क्लियर हो जाएगा। सुरेंद्र नाथ बनर्जी, अब हम बात करते हैं अगले हीरो के बारे में। प्रथम भारतीय जो आईसीएस इंडियन सिविल सर्विस अधिकारी जिन्हें बर्खास्त किया गया, क्योंकि इन्होंने आईसीएस में अर्थात इंडियन सिविल सर्विसेज में भारतीयों को शामिल करने की प्रबल मांग उठाया था। इन्होंने बंगाली नामक पत्र निकाला और भारत निर्माण के दौर में इंडिया इज मेकिंग नामक पुस्तक लिखा। कई बार पूछा जा चुका है ये उनका खूबसूरत सा फोटो है, आप देख लीजिए। स्वदेशी आंदोलन के दौरान यह अत्यधिक लोकप्रिय हो गए, किंतु वे इस आंदोलन को बंगाल में ही सीमित रखना चाहते थे, जबकि युवा उग्रवादी जो थे इस नेतृत्व को संपूर्ण भारत में प्रसारित करना चाहते थे। वो चाहते थे कि सिर्फ बंगाल में ही नहीं, पूरे भारत में इसका प्रसारण हो। 1917 के मांगटेन्ग्यू सुधारों की घोषणा से प्रभावित होकर इन्होंने 1918 ईस्वी में अखिल भारतीय उदारवादी संघ ऑल इंडिया लिबरल फेडरेशन की स्थापना की, जिसमें बाद में एनी बेसेंट व बिपिन चंद्र पाल जैसे नेता भी सम्मिलित हुए। जो ठीक है, तो जो मांगटेन्ग्यू सुधारों की घोषणा हुआ था उससे बड़े प्रभावित हुए और 1918 में अखिल भारतीय उदारवादी संघ की स्थापना इन्होंने किया। ठीक है, तो ये याद रखिएगा इनके बारे में। अब हम बात करते हैं गोपाल कृष्ण गोखले, रनाडे के राजनीतिक शिष्य व गांधी जी के राजनीतिक गुरु। जैसे मैंने आपको बताया, एमजी रनाडे, उनके शिष्य गोपाल कृष्ण गोखले थे। गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु शिष्य कौन थे? महात्मा गांधी जी थे। तो रनाडे के राजनीतिक शिष्य व गांधी जी के राजनीतिक गुरु। 20 वर्ष की आयु में प्रोफेसर बने, सोचिए 20 साल की उम्र में, तथा राज्य सचिव की कार्यकारिणी की सदस्यता लिए तथा नाइटहुड की उपाधि को ठुकरा दिया। 1895 ईस्वी में भारतीय व्यय हेतु गठित वेल्वी आयोग के समक्ष तर्क रखे और 1909 के मार्ले मिंटो अधिनियम को बनाने में सहयोग दिया। 1905 ईस्वी में सर्वेंट ऑफ सोसाइटी की स्थापना भी इन्होंने किया था। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी की सफलता को भारत में खूब प्रचारित किया और उन्होंने ही गांधी जी को सलाह दिया था कि आरंभ में वो किसी भी पार्टी से, राजनीतिक संस्था से ना जुड़े। ठीक है, कई बार पूछा जा चुका है। इन्होंने सुधारक नामक पत्र भी निकाला था। ठीक है, तो ये रहे आज के सेगमेंट जो मैंने आपको पूरा डिटेल आपको बताया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 3 भागों में करके हम पढ़ सकते हैं। प्रथम चरण 1885-1905, द्वितीय चरण 1905 से 1919 और तृतीय चरण 1919 से 1947। उदारवादी क्या चाहते थे? संवैधानिक सुधारों के माध्यम से चाहते थे और अंग्रेजों को अपना हितैषी समझते थे। हितैषी का मतलब ये होता है हित की जो ऐसी की तैसी करे। जस्ट जोकिंग, सीरियस मत होइएगा आप लोग। अंग्रेजों की न्यायप्रियता पर विश्वास रखते थे। वो अंग्रेजों को मानते थे कि भारत के आधुनिकीकरण व विकास हेतु ब्रिटिश शासन की उपस्थिति को अनिवार्य मानते थे। दादा भाई नौरोजी ने क्या कहा, इनकी क्या इन्होंने स्टेटमेंट दिया था, स्टार्टिंग में उदारवादियों की क्या मांगे थी, बाद में क्या मांगे थी, एमजी रनाडे ने क्या किया, क्या स्थापना, क्या हुआ, उदारवादियों की राजनीतिक उपलब्धि पर भले ही प्रश्न उठाए। और जो मैंने आपको बताया, भारत की भुखमरी, गरीबी, अकाल के लिए अंग्रेजों की नीतियाँ जिम्मेदार थी और प्रतिव्यक्तियाँ जैसे 20 रुपया मैंने बताया, उस समय कहा भी गया था। 1892 अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव आपको मैंने बताया। उदारवादियों ने कड़ी आलोचना की, 3 दिवसीय तमाशा तक यहाँ तक कर दिया इन्होंने।
दादा भाई नौरोजी के बारे में बता ही दिया मैंने आपको पूरा डिटेल, ठीक है। और सुरेंद्र नाथ बनर्जी ICS अधिकारी, पूरा डिटेल आपको बता दिया गया है। गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में मैंने आपको पूरा डिटेल बता दिया। तो इस सेशन को आज हम यही समाप्त करते हैं। कल हम एक नए सेशन उग्रवादी नेतृत्व पढ़ेंगे 1905 से, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। एक एक लाइन जो भी डेटा दिया हो उसको बार बार रिकॉल कीजिए आप लोग। पेपर में जो पुराने लोग हैं उनको तो पता ही होगा, जो नए स्टूडेंट हैं, इसीलिए मैं बहुत धीरे धीरे बहुत चीज़ों को एकदम मतलब समझिए कि जहाँ 10 मिनट बोलना है वहाँ पे 1 मिनट बोलना, मतलब ऐसे वीडियो लंबा हो जाता है। इसीलिए मैं एक सेगमेंट के हिसाब से पूरा डीप एनालिसिस ना करके बस वन लाइनर के तरीके से ही मैं पढ़ाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। जैसे कि किसी भी वनडे एग्ज़ाम में या किसी भी आपके स्टेट PCS में आप लोग को डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे आपको, ठीक है। तो चलिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। कल हम एक नए सेगमेंट उग्रवादी नेतृत्व के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए।